अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो रोंगटे खड़े कर देने की सलाहियत रखती है। यह कहानी हमें फैसलाबाद से हमारे एक पुराने सामिया जमील अहमद साहब ने भेजी है। वो लिखते हैं कि यह वाकया उनके एक दूर के जानने वाले के साथ पेश आया था, जिसने अपनी जिंदगी का एक भयानक तरीन राज मरने से चंद साल कबल जमील साहब को सुनाया था। ये एक चोर और एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है, लेकिन यह आम कहानियों जैसी नहीं। यह वीराने, सर्दी और तन्हाई में लिपटी एक ऐसी रात की दास्तान है जिसका भेद आज तक कोई नहीं सुलझा सका। उम्मीद है यह कहानी आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी। आइए कहानी का आगाज करते हैं। भागते भागते मेरा सांस फूलने लगा था और सीने में जैसे कांटे चुभ रहे थे। गांव के चौधरी रियासत अली के मुसल्लह मुलाजिम मेरे पीछे यूं पड़े थे जैसे शिकारी कुत्ते हिरण के पीछे पड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी दौड़ कभी नहीं लगाई थी। जान बचाने की ऐसी तड़प पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। चोरी मेरा पेशा जरूर था, मगर मैं कोई आदी या पेशावर कातिल नहीं था। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरन इस दलदल में उतरा था। मगर आज की रात मेरी सारी चालाकियां और तजर्बा धरा का धरा रह गया था। चौधरी का घर बाहर से जितना पुरसुकून लगता था, अंदर से उतना ही खतरनाक था। वहां तो जैसे पहले ही कोई गैंग मौजूद था जो शायद मुझसे भी बड़े हाथ की सफाई दिखाने आया था। उनकी आहट पाते ही मैं पिछली दीवार फालांग कर खेतों में कूद गया और उसके बाद से मुसलसल भाग रहा था। कपास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए मेरे कपड़े तार तार हो चुके थे और जिस्म पर अनगिनत खराशें आ चुकी थीं। नवंबर की यकबस्ता रात थी और मेरे जिस्म पर सिर्फ एक पुरानी सी कमीज और शलवार थी। ठंडी हवा तीर की तरह जिस्म में पेवस्त हो रही थी। मैं भागता रहा, यहां तक कि मुझे अपने पीछे आने वाली आवाजें दम तोड़ती महसूस हुईं। मैंने एक लम्हे को रुक कर पीछे मुड़ा। दूर तक फैले खेतों और दरख्तों के झुंड में गहरी खामोशी और अंधेरा था। शायद वो लोग वापस लौट चुके थे या मैं उन्हें चकमा देकर काफी आगे निकल आया था। मेरा सांस धौंकने की तरह चल रहा था। मैं दरख्तों के एक घने झुंड में छुपकर एक पुराने बरगद के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने सांस दुरुस्त करने लगा। हल्का में कांटे पड़ गए थे और प्यास की शिद्दत से जबान तालू से चिपक रही थी। अभी मैं अपनी हालत पर गौर कर ही रहा था कि अचानक मेरी नजर दरख्तों के उस झुंड के पार कुछ फासले पर 2 सुर्ख बत्तियों पर पड़ी। वो धीरे धीरे जल बुझ रही थी। एक लम्हे को तो मैं समझा कि यह मेरे ताक्कुब में आने वालों की गाड़ी है, लेकिन फिर गौर करने पर अंदाजा हुआ कि वो बत्तियां एक ही जगह साकित थीं। शायद वो किसी गाड़ी की पिछली सुर्ख रोशनियां थीं। हाँ, लगता तो यही था। इसका मतलब था कि इस जंगल नुमा इलाके से कोई सड़क करीब ही गुजर रही थी। ये सोच दिल में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। मैंने अपने फूले हुए सांस की परवाह न की और फौरन दरख्तों के झुंड से निकलकर उस रोशनी की सिमत बढ़ा। अगर इस गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है, वरना इस वीराने में, इस ठिठुरती सर्दी में मेरा बचना मुहाल था। मैं भागता हुआ, झाड़ियों को चीरता हुआ उस गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचा, उम्मीद की वो किरण मायूसी के अंधेरे में डूबती चली गई। वो वाकई एक ट्रक था, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। वो एक खौफनाक हादसे का शिकार हो चुका था। सड़क के किनारे लगे एक बहुत बड़े पुराने कीकर के दरख्त से वो इस बुरी तरह टकराया था कि उसका अगला हिस्सा तकरीबन आधा दरख्त के तने में धंस चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स टूट चुकी थीं, मगर उसकी पिछली सुर्ख बत्तियां बैटरी की बची खुची ताकत से अब भी वक्फे वक्फे से जल बुझ रही थीं, जैसे वो अपनी मौत का मातम कर रही हों। केबिन के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि ट्रक का अगला हिस्सा यानी उसका केबिन ड्राइवर वाली तरफ से मुकम्मल तौर पर पिचक चुका था। लोहा मुड़कर दरख्त के तने से यूं चिपक गया था जैसे किसी ने उसे पिघलाकर चिपका दिया हो। लेकिन केबिन का बायां दरवाजा यानी क्लीनर वाली साइड मौजाती तौर पर बिल्कुल ठीक थी। यह मंजर देखकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे यकीन हो चला था कि ड्राइवर तो यकीनन मर चुका होगा। इतनी शदीद टक्कर के बाद किसी का जिंदा बचना नामुमकिन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता, डरते डरते कदमों से आगे बढ़ा। मैंने घूम फिर कर ट्रक का जायजा लिया। ट्रक पुराने मॉडल का था और उस पर रंग बिरंगे फूल और शेर की तस्वीरें बनी हुई थीं, जो अब हादसे की वजह से मस्खा हो चुकी थीं। हर तरफ खामोशी का राज था। हवा चलती
तो दरख्तों के पत्ते सरसराते और एक अजीब सी वहशत तारी हो जाती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ड्राइवर और अगर कोई दूसरा शख्स भी इसके साथ मौजूद है तो वो दोनों मर चुके हैं। यह सोचते ही मैं ट्रक के बाईं तरफ वाले दरवाजे की तरफ आया। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते नजर डाली। अंदर कोई शख्स दरवाजे से टेक लगाए, सर को सीट के साथ टिकाए बड़े आराम से बैठा था। चांदनी रात थी और केबिन के अंदर हल्का सा अंधेरा था, लेकिन उसका हैयुला साफ नजर आ रहा था। पता नहीं वो जिंदा था या मर चुका था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मैंने सोचा शायद ये क्लीनर होगा जो सदमे से बेहोश हो गया है। मैंने हिम्मत करके खिड़की के शीशे पर हौले से दस्तक दी। खट खट। अचानक उस शख्स के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसने धीरे से अपना सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए मैं बुरी तरह डर कर 2 कदम पीछे हट गया। इतने में उसने दरवाजा खोल दिया। चांद की रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने देखा वो कोई नौजवान क्लीनर नहीं, बल्कि 60-65 साल का एक बूढ़ा मगर निहायत तनोमंद और सेहतमंद आदमी था। उसकी सफेद घनी दाढ़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर एकदम छलांग मारकर नीचे उतरा। उसकी इस अचानक हरकत से मैं एक बार फिर डर कर पीछे हट गया। मैं गौर से उसे देख रहा था। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी फुर्ती हैरत कुन थी। वो मेरे करीब आया और गरजदार मगर संजीदा आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और इस वीराने में आधी रात को कहां भटक रहे हो? उसके सवाल का मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे हैरत तो इस बात की थी कि वो इतनी शदीद टक्कर के बावजूद न सिर्फ जिंदा था, बल्कि उसे खराश तक नहीं आई थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक मेरे सामने खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आप, ये ट्रक, ये हादसा? बूढ़े आदमी ने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारा ट्रक हादसे का शिकार हो गया, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं और मेरा हेल्पर, हम दोनों मौजजाती तौर पर बच गए। बस ट्रक यहां फंस गया है और इसका इंजन भी तबाह हो गया है। उसने ठंडी आह भरी और ट्रक के मलबे की तरफ देखा। मेरा हेल्पर छोटू करीबी कस्बे की तरफ गया है। यहां तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो वो पैदल ही निकल गया है ताकि वहां से कोई मदद ला सके। मैं ट्रक को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं यहीं बैठा रहा। और तुम देख ही रहे हो कि इस सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं है। बूढ़े ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है। लगता है यह सड़क ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहती। मैंने भी उसकी तायद की। बूढ़ा कहने लगा, हाँ, यहाँ करीब में कुछ छोटे मोटे कस्बे हैं, लेकिन यह सड़क मेन रोड से हटकर है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक न होने के बराबर है। मैं कब से ट्रक में ही बैठा था। तुम देख रहे हो कि बाहर कितनी सर्दी है। आओ मेरे साथ अंदर केबिन में बैठ जाओ। यह कहकर वो बूढ़ा ड्राइवर दोबारा ट्रक के केबिन में चढ़कर बैठ गया। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। मुझे बाहर वाकई बहुत ठंड लग रही थी और मेरे दांत बज रहे थे, लेकिन मैं उसके साथ केबिन में बैठना नहीं चाहता था। न जाने वो बूढ़ा आदमी कैसा था। देखने में काफी लहीम शहीम और रोबदार लग रहा था। केबिन का दाईं तरफ वाला हिस्सा यानी ड्राइवर की सीट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और लोहे के परखच्चे उड़े हुए थे, मगर बाईं तरफ वाला हिस्सा बिल्कुल सलामत था और इस केबिन में इतनी जगह थी कि हम दोनों बासानी बैठ सकते थे। बूढ़ा केबिन के अंदर सवार हुआ और उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, आओ नौजवान, अंदर आ जाओ, बाहर ठिठुर कर मर जाओगे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि इतनी शदीद सर्दी में, इस वीराने में मैं कहाँ जाऊंगा। बेहतर है कि इस बूढ़े की बात मान ली जाए। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। मैं आगे बढ़ा और केबिन में सवार हो गया। वो जरा परे हट गया और मैं उसके साथ केबिन में बैठ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसका शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब सर्दी की शिद्दत कुछ कम होने लगी थी। बूढ़ा कहने लगा, तुमने बताया नहीं कि तुम इस वीराने में कहाँ भटक रहे थे, और तुम हो कौन, कहाँ जा रहे हो? उसने एक साथ कई सवालात कर दिए। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो मुझे गौर से देखते हुए बोला, मियाँ, कहीं तुम चोर तो नहीं, चोरी वूरी करके तो नहीं भागे? उसके इस सवाल से मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी। मैं एकदम घबराया। उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं हकलाते हुए बोला, न, नहीं तो मैं चोर नहीं हूं। वो शक भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, तुम शक्ल से तो चोर ही लगते हो, और तुम्हारी यह हालत, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर यह घबराहट। और फिर अचानक उसने ट्रक के डैशबोर्ड के दराज में से एक पुराना सा पिस्तौल निकाल लिया
और मुंह पर तान कर बोला, सच सच बताओ, तुम चोर हो। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। ये बूढ़ा तो मखबूत उल हवास लग रहा था। हाथ ऊपर करो, खबरदार कोई चालाकी मत दिखाना, उसने गरज कर कहा तो मैंने फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं दिल ही दिल में लरज रहा था, अगर इस खपती आदमी ने गोली चला दी तो क्या होगा। क्या क्या चाहते हो तुम, मैंने कांपती आवाज में कहा। सच बताओ, वो दहाड़ा। मैंने हार मान ली। हाँ हाँ, मैं चोर हूं, मुझे माफ कर दो। अचानक उस शख्स के मुंह से एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। उसने फौरन पिस्तौल का मैगजीन निकालकर मुझे दिखाया और कहने लगा, डर गए? देखो, पिस्तौल खाली है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हकीकत मालूम करना चाहता था। चोर हो मगर बड़े डरपोक हो। आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये कहकर उसने पिस्तौल दोबारा दराज में रख दिया। मैंने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया, लेकिन मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपचाप शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने थोड़े से तवक्कुफ के बाद कहा, देखो, चोरी करना बुरी बात है। उसकी नजरें बदस्तूर सड़क पर जमी हुई थीं। मैंने तल्खी से कहा, मजबूरी है बाबा जी, हालात ने चोर बनने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, देखो, मजबूरियां तो हमारी भी हैं, लेकिन हम दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों पर कई कई दिन भटकते रहते हैं, मगर हमने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। मेहनत करके कमाना सीखो। ये कहकर वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, मैंने बहुत मजबूरी में यह पेशा इख्तियार किया है। वो एकदम गुस्से से बोला, बकवास करते हो तुमने अपने लिए आसान रास्ता ढूंढा है। अब मुझे इस शख्स से दोबारा खौफ आने लगा था। अगर बाहर इतनी कहर की सर्दी न होती तो मैं कभी भी उसके केबिन में पनाह न लेता, मगर मैं इस वीराने में कहां जाता। लगता था कि करीबी कस्बा भी यहां से 7-8 किलोमीटर दूर था। चंद लम्हे केबिन में गहरी खामोशी छा गई। मैंने देखा कि अब वो फिर ऊँघने लगा था। कुछ देर बाद उसने फिर सर ऊपर उठाया। मैंने मौजू बदलने की नीयत से पूछा, बाबा जी, आपका ट्रक इस दरख्त से कैसे टकराया? वो कहने लगा, बस नींद का एक झोंका आ गया था और होश उस वक्त आया जब ट्रक दरख्त से टकरा चुका था। शुक्र है कि मेरी और मेरे हेल्पर की जान बच गई। फिर उसने ट्रक के दराज में से एक पानी की बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। लो, पानी पियो। माफी चाहता हूं, इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। अरे हाँ, शायद कुछ मेवाजात रखे हैं। फिर उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला, उसमें चंद बादाम और अखरोट पड़े थे। वो उसने मुझे खाने के लिए दी। भूख से जान निकल रही थी। मैंने अखरोट और बादाम खाए और पानी पिया। खुदा का शुक्र अदा किया। केबिन में एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वो बूढ़ा ड्राइवर अब मुसलसल सड़क पर बगौर देख रहा था, जैसे किसी का शिद्दत से इंतजार कर रहा हो। वक्त गुजरता जा रहा था और केबिन के अंदर की खामोशी मजीद गहरी और बोझल होती जा रही थी। बाहर हवा की सरसराहट और कभी कभार किसी दूर दराज के गीदड़ की आवाज इस खामोशी को तोड़ती तो दिल दहल जाता। मैंने पूछा, बाबा जी, आपका साथी कब तक वापस आएगा? उसने मेरी तरफ देखे बगैर सड़क पर नजरें जमाए हुए ही कहा, उसे कस्बे तक जाने में ही कम अज कम 2 घंटे लग जाएंगे। वहां पहुंचकर वो किसी को मदद के लिए राजी करेगा, फिर गाड़ी का इंतजाम करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो सुबह से पहले वापस आएगा। यह कहकर उसने आंखें मूंद लीं और आहिस्ता आहिस्ता बेसुध होने लगा। उसका सर एक बार फिर सीट से टेक लगाए एक तरफ को ढुलक गया। थोड़ी देर बाद उसके खर्राटों की हल्की हल्की आवाज केबिन में गूंजने लगी। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो कुछ देर के लिए उसकी नसीहतों और अजीब व गरीब बातों से जान छूटी। ट्रक में सुर्ख रंग की एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी, जो शायद नाइट लैंप था। उसकी रोशनी में मैंने उस बूढ़े ड्राइवर के चेहरे को गौर से देखा। उसकी सफेद दाढ़ी सीने तक फैली हुई थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां उसकी जिंदगी के कठिन सफर की गवाही दे रही थीं। वो एक बारोब आदमी था, मगर इस वक्त इस पुरस्रार माहौल में वो मुझे बड़ा भयानक और खौफनाक लग रहा था। मैं खामोशी से अपनी जगह पर दुबका बैठा रहा। बाहर बहुत सर्दी थी और अब हल्की हल्की धुंध भी छाने लगी थी, जिसकी वजह से बाहर का मंजर और भी धुंधला और खौफनाक हो गया था। रात काटना मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि सुबह के वक्त क्या करूंगा, यहां से कहां जाऊंगा, पुलिस से कैसे बचूंगा, ये बूढ़ा सुबह मेरे साथ क्या सलूक करेगा। हजारों व सौ से मेरे दिल में सर उठा रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि रात के शायद 2 या 3 बज रहे थे। वो बूढ़ा ड्राइवर गहरी नींद सो चुका था। उसके खर्राटे अब बाकायदा बुलंद हो रहे थे।
मैं बैठे बैठे थक चुका था और मेरा जिस्म अकड़ रहा था। मुझे इस केबिन में घुटन का एहसास होने लगा था। मुझे न जाने क्यों इस शख्स से अब बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो नाकाबिले फहम था। उसका इतने बड़े हादसे में बिल्कुल महफूज रहना, उसका अजीब रवैया, उसकी बातें, सब कुछ बहुत पुरअसरार था। अचानक वो नींद में कुछ बड़बड़ाया, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने नहीं किया। उसकी आवाज में तकलीफ और खौफ था। फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने आंखें खोली और घबरा कर इधर उधर देखा। फिर उसकी नजर मुंह पर पड़ी। तुम यहीं हो? उसने ऐसे पूछा जैसे वो मुझे देखकर हैरान हुआ हो। जी बाबा जी, मैं कहाँ जाता, मैंने डरते डरते जवाब दिया। उसने एक गहरा सांस लिया और माथे पर आया पसीना पहुंचा। बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा ख्वाब था। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा, देखो बेटा, मेरी नसीहत पर अमल करना, ये पेशा छोड़ दो। चोरी करना अच्छी बात नहीं। खुदा के यहाँ ऐसे कामों की बख्शिश नहीं होगी। सीधा रास्ता अपनाओ। खुदा ने तुम्हें एक और मौका दिया है, एक और जिंदगी दी है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। सच्ची बात तो यह थी कि मैं उसका डील डॉल और बार बार बदलता मिजाज देखकर ही डर गया था और बस किसी तरह यह रात गुजारना चाहता था। वक्त गुजरता रहा। वो कभी ऊँघने लगता, कभी जाग कर बातें करने लगता। उसकी बातें अक्सर बेरब्त होती। कभी वो अपने घर वालों का जिक्र करता, अपनी बेटी की शादी की फिक्र बयान करता, तो कभी अचानक ट्रकों की अकसाम और इंजन की कारकर्दगी पर लेक्चर देने लगता। अब वहां बैठे बैठे काफी देर गुजर गई। मैंने सोचा कि सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन मेरा दिल अब इस केबिन में नहीं लग रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि यहां से निकल जाओ, इस शख्स से दूर चले जाओ। उसकी मौजूदगी में कुछ गैर फितरी था। वो बूढ़ा ड्राइवर उस्ताद बशीर एक बार फिर गहरी नींद सो चुका था। उसके खर्राटों की आवाज केबिन में यकसान रफ्तार से गूंज रही थी। मैंने फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं इस शख्स से दूर चला जाऊं। मैंने आहिस्ता से केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। मैंने एक नजर सोए हुए उस्ताद बशीर पर डाली। वो इसी तरह बेखबर सो रहा था। मैंने निहायत खामोशी से केबिन से नीचे कदम रखा और फिर दरवाजे को बहुत आहिस्ता से बंद कर दिया। मैंने सर्दी की परवाह न की और तेज तेज कदम उठाता हुआ उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा जिस तरफ के बारे में उस्ताद बशीर ने बताया था कि कस्बा है। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक इसी तरह दरख्त के साथ लगा खड़ा था और उस वीराने में एक आसेबजादा हैयूले की तरह काफी हैबतनाक मालूम हो रहा था। मैं तेज तेज कदमों से चलता चलता ट्रक से काफी दूर निकल आया। मैं मुसलसल इसी बूढ़े ट्रक ड्राइवर के बारे में सोच रहा था। वो कौन था और उसका हेल्पर छोटू वो कहाँ था? अगर वो कस्बे की तरफ गया था तो उसे रास्ते में कहीं मिलना चाहिए था। चलते चलते मुझे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया और दूर कुछ रोशनियों के आसार दिखाई देने लगे। मुझे उम्मीद हुई कि कस्बा करीब है। हैरत की बात थी कि इतने लंबे रास्ते में उस्ताद बशीर का हेल्पर मुझे कहीं नजर नहीं आया था। अब कस्बे की चंद एक लाइटें दूर नजर आ रही थीं और फिर अचानक मुझे इस कच्ची पक्की सड़क पर एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उसकी हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी, मगर जैसे ही गाड़ी मेरे करीब आई उसे देखते ही मेरे औसान खता हो गए। वो पुलिस की जीप थी और फिर अचानक ही गाड़ी मेरे करीब आकर एक झटके से रुक गई। इससे पहले कि मैं संभलता, गाड़ी से फौरन 2 पुलिस वाले नीचे उतरे। उन्होंने टॉर्च की तेज रोशनी मुझ पर डाली और एक कड़कदार आवाज में कहा, हैंड्स अप, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ कहाँ से आ रहे हो? वो जी मैंने कुछ कहना चाहा, मगर पुलिस वाला गरजदार आवाज में बोला, हाथ ऊपर उठाओ। मैंने खौफ के मारे फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। टॉर्च वाले पुलिस कांस्टेबल ने जब टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर मारी तो अपने साथी सब इंस्पेक्टर से कहने लगा, सर, अरे ये तो नासिर चोर है, उर्फ नासू। सब इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराया। अच्छा हुआ नासू, तुम हमें यहीं मिल गए, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ कहता, उन्होंने फौरन मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और मुझे घसीटते हुए जीप की पिछली सीट पर डाल दिया। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि मैं क्यों इस कस्बे की तरफ आ रहा था। मैंने पुलिस वाले से कहा, साहब, वो पीछे एक ट्रक का हादसा हुआ है। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए बोले, चुप करके बैठ, सुबह देखा जाएगा।
और फिर मुझे गालियां बकने लगे। उन्होंने मुझे कस्बे के छोटे से थाने में लाकर हवालात में बंद कर दिया। थकावट और खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैं हवालात के ठंडे फर्श पर ही लेट गया। न जाने कब नींद आ गई। जिस वक्त मेरी आंख खुली सुबह हो चुकी थी और थाने में काफी चहल पहल थी। सब इंस्पेक्टर अकरम, जो रात को मुझे पकड़ कर लाया था, मेरे लॉकअप के पास आया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अरे नासू, आखिरकार आज हमने तुझे पकड़ ही लिया। कब तक हमसे भागता? फिर उसने संजीदगी से कहा, और हाँ, तूने रात को हमें बताया था कि पीछे एक ट्रक का हादसा हुआ है। तेरी बात सच्ची थी। सुबह वहां गश्त पर जाने वाली पार्टी को एक तबाहशुदा ट्रक मिला है। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैंने फौरन कहा, जी हाँ थानेदार साहब, उसका ड्राइवर बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने रात को मुझे अपने ट्रक के केबिन में पनाह दी थी। मैं सारी रात वहीं उसके पास बैठा रहा, वरना सर्दी में ठिठुर कर ही मर जाता। सब इंस्पेक्टर अकरम ने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और बोला, क्या बकवास कर रहा है? किसने तुझे पनाह दी थी? वो थानेदार साहब, ट्रक ड्राइवर ने, उस्ताद बशीर ने मुझे पनाह दी थी। मैंने पूरे यकीन से कहा, क्या बकवास करता है? ट्रक ड्राइवर ने तुझे पनाह दी थी? उसके लहजे में अब सख्ती आ गई थी। जी हाँ थानेदार जी, उनके ट्रक को हादसा पेश आ गया था। मैं जब भागा तो सड़क पर मैंने देखा कि एक ट्रक किसी दरख्त से टकरा गया था और मुझे उस ट्रक ड्राइवर उस्ताद बशीर ने खुद बताया था कि ट्रक चलाते वक्त उसे नींद का झोंका आया था। लेकिन खुदा का शुक्र है जी कि ड्राइवर और उसका हेल्पर दोनों जिंदा बच गए। मैंने पूरी तफसील उसे बताई। सब इंस्पेक्टर मेरे करीब आया और मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा, लगता है तेरा दिमाग चल गया है। नहीं थानेदार साहब, मैं सच कह रहा हूं। अरे क्या बक बक कर रहा है? वो गुस्से से चीखा। अरे रियाज, इधर आ। सब इंस्पेक्टर ने किसी सिपाही को आवाज दी। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ करीब आ गया। अरे देख रियाज, ये नासू आज पकड़ा गया तो इसका दिमाग भी खराब हो गया है। अरे इसे बता कि ट्रक ड्राइवर तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त उसका ट्रक दरख्त से टकराया था, और यह साला कहता है कि ट्रक ड्राइवर ने इसे अपने केबिन में पनाह दी थी। कांस्टेबल रियाज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बकवास करता है थानेदार जी, खुद को पागल जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे उस ट्रक ड्राइवर की तो उसी वक्त मौत हो गई थी जिस वक्त वो ट्रक दरख्त से टकराया था। सुबह जब हम वहां पहुंचे तो उसकी खून में लथपथ कुचली हुई लाश ट्रक के अंदर फंसी हुई थी। यह क्या कह रहे हैं आप थानेदार साहब? यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरी रात उसके साथ गुजारी है। उसने मुझे पानी दिया, बादाम और अखरोट दिए। उसने मुझसे बातें की। सब इंस्पेक्टर अकरम ने कहा, हम सच कह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर तो उसी वक्त मर गया था। और सुनो, असल कहानी कुछ और है। उसे नींद का झोंका नहीं आया था। हमारी इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक ट्रक चलाते हुए उसका अपने ही हेल्पर, जिसका नाम छोटू था, उससे रात के वक्त कोई झगड़ा हो गया था। गुस्से में ड्राइवर बशीर ने अपने शागिर्द के सर पर लोहे की रॉड मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी लाश हमें ट्रक के पिछले हिस्से से मिली है, और फिर शायद घबराहट में ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और सीधा दरख्त से जा टकराया, और फिर खुद ड्राइवर भी मौके पर ही हलाक हो गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ट्रक दरख्त के साथ इतनी जोर से टकराया था कि उसकी फौरन ही मौत वाक़ई हो गई। उसकी लाश बहुत बुरी तरह कुचली हुई थी, और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जिंदा वहां देखा है? मैं कसम खाकर कहता हूं थानेदार जी, मैं रुहासा होकर बोला। मगर थानेदार मुझे गालियां बकता हुआ वहां से चला गया। मैं लॉकअप में गिरकर सर पकड़कर बैठ गया। यह सब क्या था? क्या मैं पागल हो गया था? फिर वाकई दोपहर के वक्त जब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश थाने लाई तो सब इंस्पेक्टर अकरम ने मुझे खास तौर पर लॉकअप से निकलवाया। उसने कहा, चल नासू, अपनी आंखों से देख ले अपने इस मेजबान को। उन्होंने मुझे थाने के सहन में ले जाकर स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश दिखाई, जिस पर सफेद चादर पड़ी थी। एक कांस्टेबल ने चादर हटाई। लाश को देखकर मैं गुमसुम हो गया। मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया। लाश का चेहरा हादसे की वजह से बुरी तरह मसखा हो चुका था, कुचल गया था और खून जमकर स्याह पड़ चुका था। मगर मैं उसे लाखों में पहचान सकता था। यह वही था, यह वही उस्ताद बशीर था, वही घनी सफेद दाढ़ी, वही भारी भरकम जिस्म। यह वही ड्राइवर था जिसने रात को मुझे अपने केबिन में पनाह दी थी।
लाश को देखकर तो यह साफ पता चलता था कि थानेदार बिल्कुल सच कह रहा था। इतनी चोटों के साथ किसी का एक लम्हा भी जिंदा रहना नामुमकिन था। यह सब क्या था? या मेरे खुदा, मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा था। अगर ट्रक ड्राइवर की मौत हादसे के वक्त ही हो चुकी थी, अगर वो मौके पर ही मर चुका था, तो फिर वो शख्स कौन था जिसने उस सर्द रात में मुझे पनाह दी थी? वो कौन था जिसने मुझे चोरी पर लान तान किया और मेहनत की अजमत का दर्स दिया? वो कौन था जिसके साथ मैंने पूरी रात उस तबाहशुदा ट्रक के केबिन में गुजारी थी? क्या वो ट्रक ड्राइवर की रूह थी? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और मैं वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। इस वाकये के बाद मुझ पर चोरी के कई मुकदमा चले और मुझे कई साल कैद की सजा हुई। जेल में भी मैं महीनों तक इस रात के बारे में सोचता रहा। मैंने कई लोगों को यह वाकया सुनाने की कोशिश की, मगर सब ने मुझे पागल समझा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उस्ताद बशीर का वो चेहरा, उसकी वो बातें और वो भयानक रात आज भी मेरी रूह में किसी कांटे की तरह छुपी हुई है। कभी कभी आज भी जब मैं तन्हा होता हूं, तो मुझे उस्ताद बशीर की वही गरजदार आवाज सुनाई देती है। देखो, चोरी करना बुरी बात है, मेहनत करके कमाना सीखो। और मैं सोचता हूं कि उस रात उस वीराने में मुझे एक जिंदा इंसान ने पनाह दी थी या एक मुर्दा रूह ने। इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा।